नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सेवा बिल केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सदन में बिल पेश किया। जैसे ही बिल पेश किया गया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने बिल का जमकर विरोध किया। वहीं बिल को लेकर अमित शाह ने कहा कि यह विरोध राजनीतिक है, संवैधानिक आधार नहीं है। उधर बीजेडी ने दिल्ली सेवा बिल और विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली सेवा बिल का अब दोनों सदनों से पास होना लगभग तय हो गया है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार की शक्तियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। इस विधेयक के बाद दिल्ली सरकार को सर्विसेज से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। संसद के मॉनसून सत्र के 9वें दिन मणिपुर को लेकर हो रहे हंगामे के बीच दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। जैसे ही बिल पेश किया गया तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। दिल्ली सेवा बिल के लोकसभा में पेश किए जाने का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। विपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। ये बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है दिल्ली राज्य के लिए कोई कानून लाने की। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले के पैरा 6, 95 और 164F में स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। इसीलिए बिल को लेकर जो आपत्तियां जताई वो राजनीतिक हैं। कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया। सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164F इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है। वहीं बीजेडी ने आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। बीजेडी ने दिल्ली सेवा बिल और विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। बीजेडी के कारण दोनों सदनों में मोदी सरकार के अंक गणित में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। बीजेडी के लोकसभा में 12 सांसद हैं, वहीं बीजेडी के राज्यसभा में 9 सांसद हैं। बीजेडी के समर्थन के बाद दिल्ली सेवा बिल का राज्यसभा में पारित होना पक्का हो गया है। उधर दिल्ली सेवा बिल के पेश होने से ठीक पहले इसमें अहम बदलाव हुआ है। विधेयक में अध्यादेश की धारा 3A को हटा दिया गया है। ये धारा राज्य विधानसभा को सेवाओं पर कोई भी कानून बनाने से रोकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि बदलाव का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट का वो सवाल है जिसमें उसने पूछा था कि क्या सेवाओं के मामले में राज्य की भूमिका को एकदम खारिज किया जा सकता है। संसद के दोनों से पास होने के बाद ये बिल 19 मई 2023 को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए उस अध्यादेश की जगह लेगा जिसके जरिए सरकार ने दिल्ली में ग्रुप ए वर्ग के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। दिल्ली सेवा बिल से दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार की शक्तियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। इस विधेयक के बाद दिल्ली सरकार को सर्विसेज से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। दिल्ली सरकार के पास उनके ही क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के ऊपर से नियंत्रण पूरी तरह हट जाएगा और ये सारी शक्तियां उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी। दिल्ली सेवा कानून के तहत दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी लोक एक प्राधिकरण बनाया जाएगा जो दिल्ली में पदस्थ अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग समेत उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही से जुड़े फैसले लेंगे।
एनसीसी ऐसे में 3 लोग होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी। प्राधिकरण में बहुमत से फैसला लिया जाएगा और वो फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजा जाएगा। उपराज्यपाल को अगर उस फैसले से आपत्ति होती है तो वो उसे वापस भेज सकते हैं। अगर प्राधिकरण और उपराज्यपाल के बीच किसी फैसले को लेकर विवाद की स्थिति बनती है तो उपराज्यपाल का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाएगा। यही वजह है कि ये बिल जब अध्यादेश के रूप में लाया गया था तभी से आप इसको लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक डटी हुई है। विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए भी आपने इसी बिल के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक होने की शर्त रखी थी। अब जबकि बिल के खिलाफ पूरा विपक्षी गठबंधन खड़ा है तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष अपनी पहली परीक्षा में कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो हम इस विषय पर जाते ही नहीं कि बिल अच्छा है, न्यायपूर्ण है या फिर नहीं। संसद में हुए फैसलों की नैतिक व न्यायिक समीक्षा कहां हो पाती है? बहुमत के बल से विजय होती है यहां, और ये कोई आज की परंपरा नहीं है। हम तो बस यही चर्चा करेंगे कि वो बिल किसके पास है और वो उसका कैसे उपयोग कर रहा है। जोर आजमाइश भी उन्हीं लोगों के बीच है जिन्हें सत्ता का स्वाद पता है और सबको बहुमत से अल्पमत को दबाने का अनुभव है, किसी को लोकसभा में, किसी को विधानसभा में। तो इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में करेंगे हम चर्चा। 3 खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ मनोज पंडित, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता डॉक्टर अरुणेश यादव जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मनोज जी, दिल्ली सेवा बिल के लोकसभा में पेश किए जाने का आप लोगों ने देखा ही कि विपक्ष ने किस तरीके से विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार संविधान को कमजोर कर रही है, ये बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। ऋषु जी, आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की अपना एक कार्य क्षेत्र है और लोकसभा के अपना कार्य क्षेत्र। हर एक के पास अब एक अपनी शक्ति है और वो अपनी शक्ति का कहाँ प्रयोग करेगा, ये वहाँ के सदस्य इस बात को बैठ के निर्णय लेते हैं इस बात पे। और अभी चूंकि सरकार ये मानती है कि केजरीवाल जी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और अगर शक्ति उनके पास रहेगी तो उसका सदुपयोग नहीं होने वाला, तो इसी के चलते हुए देखिए, अब चूंकि बहुमत होने के बाद ही बिल पास हो सकता है। अगर बहुमत आपके पास नहीं है तो बिल आप नहीं पास करा सकते, बेशक आप बिल आपने पेश कर दिया हो। तो मेरा मानना ये है कि जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो मामला है, ये उपराज्यपाल जी के हवाले करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और हमें लगता है कि ये बिल भी जो है राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदनों में पास हो जाएगा। ठीक है, दोनों सदनों में पास हो जाएगा, आप लोग ये कह रहे हैं। लेकिन संजीव जी, बिल को लेकर तो हमेशा कह रहे हैं कि ये विरोध राजनीतिक है, संवैधानिक आधार नहीं है। देखिए, तमाम बातें हैं, आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको एक एक करके बहुत संधि विच्छेद के तरीके करना पड़ेगा। अभी बीजेपी के साथी बता रहे थे कि साहब केजरीवाल जी के पास अगर ये चला जाएगा तो शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करेंगे। अरे बड़ी सामान्य सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है कि जैसा मैं करता हूँ अपने जीवन में या अपने व्यवसाय में या अपने किसी कार्य क्षेत्र में, वैसा हम सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो बेजा शक्तियों का इस्तेमाल तो ये लोग कर रहे हैं केंद्र में, ईडी का, सीबीआई का या दूसरे तमाम उसका, तो ये ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं कि ऐसा ही करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जो भी सरकार चुन करके आती है, ये उसके अंदर में जो लोग काम करते हैं, तो फिर सरकार किस बात का, सरकार का मतलब क्या होता है? तो कोई भी सरकार हो, आप लीजिए किसी भी पार्टी की किसी भी राज्य में हो, सरकार का मतलब यही होता है कि वो उस राज्य में या उस अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर सुविधाएं, बेहतर से बेहतर लोगों को जिम्मेदारी दे करके कराए। सरकार ने कोई निर्णय लिया, अब अगर वहां पर जो काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर, अगर उसको तत्काल उससे लागू नहीं, अगर उसमें कोई भय नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा, तो वो फिर निरंकुश हो जाएगी, लोग काम नहीं करेंगे। तो इसके पीछे एक मात्र ये उद्देश्य है कि अगर उसके सरकार के अधीनस्थ जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनमें जब लेस मात्र भी भय नहीं रहेगा, तो वो फिर उनको
भरोसा नहीं करेंगे उनकी, तो उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। ठीक है, आपकी बातें सही हैं, लेकिन अमित शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा 6, 95 और 164F में स्पष्ट कर दिया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है, इसलिए बिल को लेकर जो आपत्तियां जताई जा रही हैं वो सिर्फ राजनीतिक हैं। रिशु जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बजाय कुछ बनाने के लिए जब नगर निगम है उसको नगर निगम के अंदर ही सारे कर दे, तो चारे खत्म करें, दिल्ली विधानसभा ही खत्म कर दे अगर इस तरीके का वो है। भाई दिल्ली की विधानसभा जब बनाई गई थी जब थी तब भी उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा, समुचित विकास के लिए, जो सीधे से संसद से नहीं हो पाता है, इसलिए नगर निगम की व्यवस्था की गई, इसलिए सरकार बनाई गई। अब चूंकि इस समय धरातल में जो है ऐसी दिक्कतें महसूस हो रही है एक दूसरे को, इसलिए नहीं तो जब इसका उद्देश्य मतलब जो इसका उद्देश्य था शुरुआती दिनों में, तो इसीलिए कहा था कि समुचित चौमुखी विकास हो। और आज चूंकि 25 वर्ष हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में स्वाद नहीं चखा सरकार का क्या होता है। 1998 से पहले शीला जी थी और अभी अरविंद केजरीवाल जी है, तो इनको इनके दिमाग में जो बना हुआ है एकमात्र हुआ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मांग किया करते थे कि आप पूर्ण राज्य बना दिया जाए। तो ये तो सिर्फ इसमें तो कोई बहस, इसका तो कोई अंत है ही नहीं है। आपके पास शक्तियां हैं, आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हो, तो साफ दिखाई पड़ रहा है। चलिए ठीक है, अरुणेश जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरुणेश जी, बीजेडी ने दिल्ली सेवा बिल और विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली सेवा बिल का दोनों सदनों में पास होना अब लगभग तय हो गया है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार की शक्तियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। इस विधेयक के बाद दिल्ली सरकार को सर्विसेज से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। इसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं? लोगों ने पहले हमारी संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई थी, तो उसमें अपने आम आदमी पार्टी जो है उनका समर्थन करने का ऐलान कर दिया था। और अमित शाह जी का जो ये बयान है कि राजनीतिक रूप से विरोध हो रहा है, वो बिल्कुल गलत है। ये संवैधानिक और सैद्धांतिक रूप से विरोध है। देखिए, चुनी हुई सरकार के पास अगर पावर नहीं रहेगी, चुनी हुई सरकार के पास अगर अधिकार नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो जनता जनादेश दे रही है, जनता का तो मिलता है, तभी तो एक मुख्यमंत्री बनता है, पार्टी की सरकार बनती है, तो उसकी अवहेलना हो रही है। ये साफ तौर पे ये बता रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो ये है कि जिन राज्यों में हमारी सरकार रहेगी वहां मुख्यमंत्री को पूरी पावर रहेगी, और जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं रहेगी वहां धीरे धीरे मुख्यमंत्रियों की जो ताकत है वो कमजोर कर दी जाएगी। चलिए, बड़ा गंभीर आरोप आपने लगाया है। मनोज जी से जवाब ले लेते हैं इसका। में इस तरह के ठीक है, मैं आऊंगी वापस आपके पास, लेकिन मनोज जी से इसका जवाब ले लेते हैं। आप ये विशु जी, आप ये बताइए कि क्या संविधान के विरोध में है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है या जो लिखा है पैरा में, उस पैरा के तहत सारी चीजें हैं, उसी के तहत बिल लाया जा रहा है, चीजें की जा रही हैं। पर मेरे मित्र डॉक्टर अरुणेश जी इतने समझदार व्यक्ति हैं और बहुत सारी बातों को आऊंगी आपके पास। तो अभी तक भी पहले क्या होता था, पहले दिल्ली सरकार जब कोई बड़ा निर्णय लेती थी वो फाइनल होने के लिए उपराज्यपाल के पास ही जाता था। ऐसा नहीं था कि ये अपने पास से उस चीजों को कर लेते थे। अब चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग की, जैसे भी निगम साहब ने बताया कि अगर अधिकारियों में डर नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे। हम सरकार यही तो चाहती है कि अगर अधिकारी डर के काम करेगा तो काम कर नहीं पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अगर किसी भी तरीके का कोई विवाद होता है, विवाद की स्थिति बनती है, तो उपराज्यपाल का जो फैसला है वो ही आखिरी माना जाएगा। दिल्ली सरकार के पास उनके ही क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी के ऊपर से नियंत्रण जो है वो पूरी तरीके से हट जाएगा, और ये सारी शक्तियां उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी। नहीं रिशु जी, पहले भी ऐसे ही था। पहले भी क्या था कि आपने बेशक निर्णय ले लिया, चीजें ले ली, फाइनल चीजों के लिए वो उपराज्यपाल के पास ही फाइल जाती थी। ऐसा नहीं था कि आपके पास ये सारी चीजें फाइनल हो जाती। फाइनल चीजें उपराज्यपाल में ही होती थी। और ये ट्रांसफर वाले मामले में क्योंकि आपने निगम साहब कहते हैं कि भाई ठीक है, फाइनल फाइल जाती है, फाइनल डिसीजन भी उन्हीं का होना है ना। अब तो नहीं, अब तो फाइनल डिसीजन भी उन्हीं का होना है। तो अभी इसमें यही है कि चीजों को, तो विवाद तो इसी बात का है ना, विवाद तो इसी बात का है मनोज पंडित जी।
नहीं, विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। विवाद क्यों किया जा रहा है? जब आप ये देखिए, अब जहां सरकार, हम ये चाहते हैं अधिकारियों में डर ना रहे, अधिकारियों में दहशत ना रहे, अधिकारी स्वतंत्र होकर काम करें। और अधिकारी स्वतंत्र, आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी एक ट्रांसफर नीति बना दी गई। अगर उत्तर प्रदेश में पहले क्या था, कभी भी किसी का ट्रांसफर कहीं भी किया जा सकता था। अब जो ट्रांसफर नई नीति बनी है, अब उसमें ये डिसाइडेड है कि 3 साल से पहले आप अधिकारी को हटा नहीं सकते बिना मेजर किसी। चलिए, आप जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ये कितनी कड़वी लग रही हैं, कितनी चुभ रही हैं संजीव जी को और अरुणेश जी को, इसका जवाब मैं लूंगी। एक छोटे तो दिल्ली सेवा बिल पर संग्राम छिड़ा हुआ है और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। पैनल में 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अरुणेश जी, बिल जब अध्यादेश के रूप में लाया गया था, तभी से आप इसको लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक डटी हुई थी। विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए भी आपने इसी बिल के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक होने की शर्त रखी थी। इस हिसाब से तो ये पूरे नए गठबंधन की पहली परीक्षा भी है आप लोगों के लिए। तो देखिए, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि ये जो अध्यादेश बिल्कुल संविधान विरोधी है। और मैं अपने साथी मनोज पंडित जी से पूछना चाहता हूँ, फिर मुख्यमंत्री के पास क्या अधिकार रहेगा? फिर आप और राज्यों में धीरे धीरे यही करोगे, राजस्थान में यही करोगे। अभी पिछले दिनों आपने भी चर्चा का विषय बनाया था, जो तमाम गैर बीजेपी शासित राज्य थे, वहाँ राज्यपाल के हस्तक्षेप से वाइस चांसलर तय करते थे कि किन राज्य यूनिवर्सिटियों में कौन से वाइस चांसलर रहेंगे, कौन से वाइस चांसलर नहीं रहेंगे। तो तमाम मुख्यमंत्री ने और वहां के चुने हुए विधायकों ने उसका विरोध किया कि भाई राज्य सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, उसमें एक पावर है। अगर वो पावर के तहत काम करेगी तभी जनता की सहूलियत के लिए काम कर पाएगी। अगर सभी जगह केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहेगा, अगर राज्यपाल की वो पावर रहेगी, तो निश्चित तौर पे राज्यपाल, उपराज्यपाल वो हावी रहेंगे और मुख्यमंत्री का वहां पे एक तरीके से आप मान लीजिए मुख्यमंत्री को आप बिना पावर के कर देंगे, तो ये फिर ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री सिर्फ एक चेहरा रहेंगे, लेकिन पूरा रिमोट कंट्रोल उप मुख्यमंत्री के पास रहेगा। मनोज पंडित जी, नहीं, रिमोट कंट्रोल, अब आप ये देखिए कि जब कि अधिकारियों के मन में से भय नहीं खत्म होगा, अगर वो इसी बात का डर रहेगा कि पता नहीं आज ट्रांसफर हो जाए, कल हो जाए और चीजें उनके हाथ से निकल जाए, तो कैसे वो काम कर पाएंगे? आऊंगे आपके पास। जो उनके मन में दहशत की बात है, उस दहशत को इस बिल की चलिए अब सिफारिश पे चीजें करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं। अब देखिए, जो शराब नीति दिल्ली में लेके आए, उस शराब नीति की स्थिति क्या रही, उस पूरे के पूरे हर घर। चलिए, आवाज ब्रेक हो रही है मनोज जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन अरुणेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद संजीव जी से चर्चा करनी है जी। कि देखिए, अधिकारियों का निरंकुश होना भी ठीक नहीं है। अधिकारियों के पास जो है एक उनका एक प्रशासनिक क्षेत्र होता है और तय सीमा क्षेत्र के तहत उन्हें काम करना चाहिए। अब बीजेपी के साथी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश किसी से छुपा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खुद चुने हुए जो विधायक हैं, उनके विचारों के काम नहीं होते हैं और अधिकारियों की पूरी मोनोपोली चल रही है। हाँ, अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अभी कल परसों एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि दंगे थे, कुछ मचा रहे थे कुछ लोग, उनको रोकने की कोशिश की तो उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। ईमानदार अधिकारी को उत्तर प्रदेश में काम नहीं करने दिया जा रहा है और जो अधिकारी जनता के हिसाब से काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो मैं मनोज जी से सवाल करना चाहता हूँ, जो आप हवाला दे रहे थे कि बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ भी आपके विधायक परेशान है। आपको जानकारी होगी कि विधानसभा में जो पिछली विधानसभा थी, ठीक है, आपने जो तमाम सवाल किए हैं मनोज जी से उनका जवाब लेंगे, लेकिन संजीव जी, आप लोगों को पहले पूरी उम्मीद थी कि बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाएगा, जबकि बीजेडी के स्टैंड के बाद वो अब असंभव लग रहा है। तो क्या बहुमत की कमी को हंगामे से पूरा किया जाएगा? देखिए रिशु जी, किसी को भी हम इस डर से लड़ाई न लड़े अपनी कोई लड़ाई अपनी प्रारंभ न करे कि हम हार जाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं। अगर हम जिंदा दिल लोग हैं तो हम कहीं पर भी
हम पूरा प्रयास करेंगे ईमानदारी से, और हमने इसी ईमानदारी से, वरना आवश्यकता नहीं थी आम आदमी पार्टी बनाने की। पहले से इतनी पार्टियां हैं, चल रही है, सरकारें चला रही है, लोग बना रहे हैं, गिरती बनी, हमने पार्टी का गठन किया और आप देख रहे हैं 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर चुकी है 2 राज्यों में। तो कोई बात नहीं, अब इसका परिणाम जो भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, परिणाम जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन संजीव जी, ठीक है, परिणाम जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन ये बताइए कि हंगामे के सहारे किसी बिल को कब तक रोका जा सकता है? नहीं, देखिए, एक तो कायदे से कहा जाए, ये जो काम कर रहे हैं ना संसद में, ये इस समय असंवैधानिक है। वंस आप नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन मूव्ड, उसके बाद फिर आप इस तरीके के काम क्यों कर रहे हैं? पहले उस पर चर्चा करा लेते ना। आपको ये सब जो आप कर रहे हो इसका कोई मतलब नहीं है। ये भी आप अपनी शक्तियों का बेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया तो पहले उसका आप मुकाबला करें, उस पर चर्चा करें, उसके बाद ये सारे बिल आने चाहिए। ये जो सारे बिल आ रहे हैं, हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं A to Z, इनका सबका कोई मतलब नहीं, गलत बात है। ये गलत काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका कहना है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, लेकिन संजीव जी, ठीक है, लेकिन संजीव जी ये भी देखिए ना कि बीजेपी सत्ताधारी है, उसने बहुमत अर्जित किया है, जैसे आपने दिल्ली विधानसभा में बहुमत अर्जित किया, आपको अपने पक्ष को बहुमत पाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। अरे रिशु जी, हमारे कहने का मतलब है हमने भी एक बार इतने विश्वास में प्राप्त किया है, तो अगर आप अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है तो पहले उस पर चर्चा हो जाती। आप अविश्वास में वैसे ही चल रहे हो इसमें। अब कोई व्यक्ति जमानत में चल रहा हो, आप दूसरों की तो खूब उछाल चल के तो फलाने जमानत में चल रहे हैं, फलाने जमानत में चल रहे हैं, और आप जो है ये तरीके से उसी तरीके का। चलिए, मैं इसका जवाब जरूर लेती, मनोज पंडित जी से मैं जरूर इसका जवाब ले लेती, लेकिन फिलहाल समय का अभाव मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।